चीनी का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। ऑस्मोसिस क्या है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड है। कीवर्ड्स है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो वाला पानी तुम्हारे बॉडी को सूट नहीं करेगा प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाते हैं? 4 प्रॉपर्टी पढ़े और उसमें कितने साल करोगे? 4 साल करोगे। तो 3 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे, है ना। 3 टॉपिक में हम लोग का पहला टॉपिक हो गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड टॉपिक हम लोग का हो गया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड टॉपिक हम लोग का था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गया था। चौथा टॉपिक है हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वगैरह इसको करना है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग को 3 टर्म यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो कीवर्ड है यही इसको समझ लें, क्योंकि उसके बाद फिर डेरिवेशन आ जाता है। तो कीवर्ड में जो सबसे पहला कीवर्ड है हमारा क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है, 2 तरह के होते हैं या 2 टाइप के जगहों से हमको मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन हमको कहीं से मिल सकता है, इसके लिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं ये ऐसे चीज है या ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पास करेगा। क्या पास करेगा? वाटर मॉलिक्यूल पास करेगा। तो जिस मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पास करे, ध्यान से सुनना, जिस मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पास करे उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बोलोगे सर एक्स्ट्रा चीज रहेगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा चीज रहेगा जैसे मान लो चीनी का मॉलिक्यूल रहा तो चीनी का मॉलिक्यूल को छाट देगा। क्यों? चीनी का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो वो उसको खत्म कर देगा, नहीं जाने देगा। इवन तुमको बताते हैं कि उसके अंदर में माइन्यूट पार्टिकल भी होंगे ना, जो कि जिनका साइज नैनो में भी आ जाए। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल को भी वो उसमें पास नहीं करने देगा। तो इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और भी देखो मेम्ब्रेन कई प्रकार के हैं जिससे हो सकता है कि तुम्हारा अदर मॉलिक्यूल पास हो जाए। हम स्पेशली कह रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक खास टाइप का मेम्ब्रेन होता है, स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है, इसलिए इसका नाम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम मेम्ब्रेन भी बोल सकते थे, पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको बनाया गया इस तरीके से, या इस तरह से इसको थोड़ा सा हम लोग आर्टिफिशियली भी कुछ करते हैं इसके अंदर में, तो इसको ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ इसे क्या पास करे? वाटर मॉलिक्यूल पास करे। पास होता नहीं है, पास हम बना रहे हैं ऐसा लाइक, इस लाइक का बना रहे हैं कि सबको फिल्टर करके सारे खाली पानी पार करेगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन को क्या कहा गया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात तुमको तो यही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि द मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर पास करें, एंड जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो सॉलिड हैं जो कि जनरली बिगर होते हैं साइज में, वो पास नहीं करें। तो वैसा मेम्ब्रेन जिससे वाटर मॉलिक्यूल पास कर सकता है बट अदर मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेकेंड जो हम लोग का था पॉइंट, ये हम लोग का ऑस्मोसिस है। क्या है? ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अब इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमको क्या समझना है? ठीक है, ऑस्मोसिस को समझना है। क्या समझना है? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है ना? ऑस्मोसिस में हम लोग का क्या है कि ये क्या है? तो तुम देखो सिंपल सा है, अभी तुमको बोलेंगे एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट साइड से, किधर साइड से? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ फ्लो करेगा। तो द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecules from solvent to the solution through SPM is called osmosis. osmosis क्या है? osmosis है कि जिसमें solvent molecule क्या करता है? solvent साइड से solution साइड की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, कहाँ फ्लो करता है? solvent साइड से solution साइड की तरफ। अच्छा एक चीज तुम लोगों को बताते हैं, मेरे दिमाग में होता है, अभी जैसे हम लोग हो गए, कभी भी तुम लोग कपड़ा मतलब धोते होगे, है ना, तो तुम लोग देखा होगा कि पूरा हाथ में झिंगुरा जाता है, समझते हो? मतलब पूरा तुम देखना वाइट हो जाएगा और पूरा रिंकल्स पड़ जाते हैं हाथों में। इसका रीजन तुमको पता है क्या होता है? पता करना। ठीक है, इसका जवाब हम अगली क्लास में तुमको देंगे। आई वो समय
ये हाथ में जब हम लोग ये अगले क्लास में हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले पूरा टॉपिक क्लियर होने दो, उसके बाद तुमको बताएंगे। पूरा हाथ में मतलब जिंगला जाता है, बहुत बहुत डेंजरस चीज है ये, ठीक है। मतलब अगर या अपना शरीर को बहुत टाइम तक तुम पानी में रखो तो देखना पूरा शरीर में ना अजीब वाइट वाइट टाइप का हो जाता है, देखा है लो, वाइट वाइट टाइप का। अब पूरा जिंगू, हाँ हाथ तो चिंगुड़ता ही है, लेकिन बहुत टाइम तक पानी में रह गए हो तो तुम देखना कि पैर के नीचे नीचे जो पैर, ये पैर होता है ना, तो नीचे देखना मतलब नीचे मतलब पैर के पूरा फुट के पास में वो पूरा देखना वाइट 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 टाइप का हो जाता है, तो चमड़ा लगेगा ना जैसे कि अभी कोई ब्लेड मारे और खून फेंक दे, ऐसा टाइप का हो जाता है एकदम, मतलब नहीं बोलते एकदम आलू वालू टाइप का पूरा सॉफ्ट हो जाता है, सर क्लीन हो जाता है कुछ ज्यादा। हाँ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा क्लीन हो जाता है। वो क्लीन नहीं है, प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस, ठीक है, जो है वो जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। इसका जिंगूर जाना, ठीक है, या उस तरह का शरीर हो जाना हम लोग खुद समझते नहीं है, साइंस हमारे साथ ही हो रहा है, हम लोग समझते नहीं सोचते, समझे। तो वो कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस में से एक है, आगे तुमको बताएंगे कि होता कैसे, ठीक है। बस में आ रहे हैं डेंजरस प्रोसेस हम लोग डेली होता है, इनको ध्यान देता नहीं सब चीज पे, समझ आया। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में समझोगे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्यूशन साइड की तरफ फ्लो करते हैं, बस इतना फिलहाल याद करो कि ऑस्मोसिस क्या है। तो जब मॉलिक्यूल सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ फ्लो करे तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्यों फ्लो कर रहा है, रीजन हम बता रहे हैं। तुम पहले ही पढ़ा है कि सॉल्वेंट साइड का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, सॉल्यूशन साइड का प्रेशर कम होता है, तो बावजूद इसके कि दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये इधर से इधर फ्लो कर रहा है, समझ आ गया। तो ये जो फ्लो है इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है मतलब का ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमको ये फ्लो को रोकना है, हमको ये फ्लो क्या करना है, रोकना है। इधर से जो इधर मॉलिक्यूल बह रहा है हम नहीं चाहते कि ये बहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर साइड आ रहा है ना, तो इधर साइड आ रहा है तो इधर से प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो उतना प्रेशर हम इधर साइड से पुश करें जिससे कि ये फ्लो रुक जाए। उस एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम लगा रहे हैं उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब तीनों एक बार रिकॉल करें। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, ठीक है। और जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से और सॉल्यूशन की साइड फ्लो करता है इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। और हमको उस ऑस्मोसिस को रोकना है, उस प्रोसेस को रोकना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, इससे आसान एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, यही सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है ना। जटिल टॉपिक है बट जटिल टॉपिक तुम बना देता है मोटा मोटा। क्या क्या बोले भैया, और मेम्ब्रेन का क्या कहानी है, मेम्ब्रेन ऐसा होता है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करे। ऑस्मोसिस क्या है, प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड फ्लो करता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, इस फ्लो को रोक दे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर है, नोट करो, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम देखें तो इसका एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन में सिंपल है, देखो एक्सपेरिमेंटली ये बात ऑब्जर्व करी गई है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर, एक फैक्टर है उसका मोलारिटी और दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। क्यों, इसलिए क्योंकि तुमको मालूम होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, जो नंबर पे डिपेंड करता है ना, हाँ नंबर पे डिपेंड करते हैं, तो नंबर पे डिपेंड करते हैं तो सीधा सीधा मोलारिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर है ना, हाई प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत सीधा सीधा रिलेशन है, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये प्रोपोर्शनल हो गया सी के, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी के। तो अगर यहाँ पे हम इसको इक्वेट करें तो ये हो जाएगा पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, आर सी टी, है ना। तो ये हो गया हमारा पाई का फॉर्मूला
आर इंटू सी इंटू टी, जहां पे आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314। ठीक है, नाउ हम लोग जानते हैं कि जो मोलैरिटी होता है वो क्या फॉर्मूला होता है उसका, उसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे N2 बटा V। 2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आएगा पाई इक्वल्स टू आर N2 V इंटू टी। ठीक है, तो यही है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है पाई इंटू V इक्वल्स टू N2 RT, ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों एक ही चीज। क्लियर हो गया, तो ये हमारा निकल गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, फटाफट नोट करो। ठीक है, कुछ टर्म है जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, और ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ 3 टर्म है, ठीक है, कीवर्ड्स है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखने में तुमको ये लगेगा कि ये बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बट बहुत सारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इसी टर्म से जुड़ा हुआ है। पहले ये टर्म समझते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि आगे में जो इसका एप्लीकेशन है वो कहाँ पर होता है। क्लियर है, तो देखो पहला हम लोग को कवर करना है आइसोटोनिक, दूसरा कवर करना है हाइपरटोनिक और तीसरा कवर करना है हाइपोटोनिक। ये टर्म होते क्या है, तो देखो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए टेम्परेचर पर क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, तो अगर दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, है ना, दिए गए टेम्परेचर पे, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन हैविंग सेम osmotic pressure at given temperature called isotonic solution। तो ये पहला हम टर्म देख लेते हैं, उसके बाद इसकी मीनिंग समझाते हैं। तो ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जो टर्म हमारा है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन है वो यही है कि अ सॉल्यूशन with a solution with a higher concentration of solute called hypertonic solution। और एक जो हमारा टर्म है वो है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होते हैं, सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट solution having lower concentration of solute called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर में प्रेशर इक्वल हो, ठीक है, प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं उसमें दोनों सॉल्यूशन, देखो यहाँ पर दो सॉल्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है, एक सॉल्यूशन की बात नहीं हो रहा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर में जो सॉल्यूशंस होंगे उनका
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल होगा तो प्रेशर इक्वल होगा। तो प्रेशर अगर इक्वल हुआ तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इसके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है, तो प्रेशर भी सेम रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये फॉर्म करता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आइसोटोनिक हो गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर में क्या समझ में आता है, ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा हाइपर ना होने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन के अंदर में ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, और अगर सॉल्यूशन के अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है तो हम क्या बोलेंगे कि वो हाइपोटोनिक है। तो एक हो गया आइसो जिसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल, एक हो गया हाइपर, हाइपर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, और एक हो गया हाइपो, हाइपो मतलब कम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम होगा। ये टर्म का मीनिंग है, ठीक है, जिसमें हमको रेक्टिफिकेशन करना है कर सकते हो। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग ज्यादातर जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लड सेल के अंदर में जो फ्लूइड होता है ना, हमारा जो ब्लड सेल है उसके अंदर में फ्लूइड है, पता है, और वो जो ब्लड सेल का जो कंपोनेंट होता है तुमको बहुत सारे हैं, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है ना, प्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग का जो ब्लड है वो तुमको बता देते हैं कि हम लोग जो ब्लड है वो सॉल्टी नेचर का होता है। इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है यानी कि सॉल्यूट हमारे ब्लड सेल के अंदर में भरा हुआ है, ठीक है। अब इसीलिए तुम लोग ध्यान देना कि जब भी हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं या जब भी हम लोग पानी चढ़ाते हैं तो ब्लड तो चलो ठीक है, हम लोग जब पानी चढ़ाते हैं तो हम लोग उसको सलाइन वाटर कहते हैं। सलाइन वाटर का मतलब होता है उसके अंदर में डिस्टिल्ड वाटर वो नहीं जा रहा हमारे बॉडी में, कैसे जा रहा है, सलाइन वाटर जा रहा है। सलाइन वाटर होता है जिसके अंदर में देखना वो जब तुम लोग कभी भी अगर किसी को पानी चढ़े ना तो फिलहाल कभी कभी देखो अभी को पानी जब चढ़ेगा ना तो उस समय तो खैर बड़ा खराब मोमेंट होता है, कोई कुछ हुआ होगा तभी, लेकिन अगर मौका मिले अगला तो बंदा ठीक हो गया है तो वो जो सलाइन चढ़ रहा है ना उस पर जब पलट के देखना थोड़ा सा, वहाँ लिखा रहता है कितना परसेंट जो है वो NaCl इसके अंदर में डाला हुआ है। तो जो वाटर होता है वो शुद्ध वाटर नहीं है, सलाइन वाटर पढ़ते हैं उसको, क्या पढ़ते हैं, सलाइन, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉल्टी, क्लियर है। तभी डॉक्टर से बोलता है कि सलाइन, हाँ इसको सलाइन चढ़ाओ, ये बोलता है कि पानी चढ़ो, एकदम बकवास जो डॉक्टर को बोलेगा इसको पानी चढ़ेगा, पानी कहीं चढ़ेगा, पानी हमारे घर में ही है वही हम चढ़ा लेंगे, ठीक है। वो बोले पानी तुम्हारे बॉडी को सूट नहीं करेगा, तुम्हारे बॉडी को वही पानी सूट करेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन मैच करेगा ब्लड के सेल के कॉन्सेंट्रेशन से। हमारे ब्लड सेल के अंदर में जो फ्लूइड होता है, ध्यान से जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर में NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम। कितना होता है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ये क्या है, तुम लोगों को हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में समझाए थे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड में तुमको पढ़ाया थे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है कि दिए गए सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है, 1 लीटर लो तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में जो भी NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी NaCl का अमाउंट है वो कितना है, तो वो है 0.9%। इसका मतलब क्या हुआ, 100% सॉल्यूशन है, कितना परसेंट सॉल्यूशन है, 100% सॉल्यूशन है, और 100% सॉल्यूशन में NaCl का जो परसेंटेज है वो 0.9% है, मींस 1% से भी कम है। तो अगर अनुमान लगाओ तो क्या ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, एक्स्ट्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे याद रखना कि जो फ्लूइड है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0.9% है, और अगर इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन हो तो ये क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करेगा हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या फॉर्म करेगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लूइड ना तो सेल से बाहर जाएगा और ना सेल के बाहर का फ्लूइड अंदर आएगा, तो ये एक इक्विलिब्रियम फेज में रहता है ना। और हमारा पूरे शरीर में जो ब्लड चल रहे हैं
वो तुम गौर करोगे वो इसी तरह से जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट की हम बात करें, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब बनेगा। अब तुम सोचो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब बनेगा। मान के चलो कि ये हमारा जो है एक सॉल्यूशन बना लिए, एक सॉल्यूशन बना लिए जिसके अंदर में इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर है 0.9%। कितना है? ग्रेटर देन 0.9%। और जो सेल है वो हम इसके अंदर में प्लेस किए, इसके अंदर में प्लेस किए। अब होगा क्या, तुम देखो, अ सॉल्यूशन विद हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो हम बनाए हैं, अब तुम गौर करोगे इसका जो अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% है, और इसके अंदर में तुम गौर करो कि जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो 0.9% से ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा तुमको हम बताएं कि जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो सेल से बाहर आ जाता है। फ्लूइड कम आउट ऑफ द सेल, फ्लूइड कम आउट फ्रॉम द सेल, ठीक है। और लेकिन इसका उल्टा ये हो कि जो हम बना रहे, ठीक है, अब अगर हम इसमें बना रहे हैं सेल को और एक ऐसे सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर में लेस देन 0.9% NaCl है, क्लियर है। तो यानी इस सेल के कंपैरिजन में इसका कम है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका जो फ्लूइड है वो अंदर जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। तो इसका फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल के अंदर जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, फ्लूइड फ्लो इनटू द सेल। तो जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर में जाता है। देखो ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, है ना। पर तो हम लोग केमिस्ट्री में रहे, बट बायोलॉजी का, बायो का ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो हम लोग क्या समझे, एक बार रिकॉल करो, है ना। हम लोग बोले कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने बोला कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इक्वल हो ताकि प्रेशर बराबर लगे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। कहाँ बनता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनता है जब ब्लड के अंदर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड से फ्लूइड ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर माने ज्यादा, है ना। तो हम एक सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसके अंदर में अगले का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो ज्यादा हो, तो वैसे सॉल्यूशंस क्या बनाते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। एग्जांपल क्या हम लोग का है, हम लोग का एग्जांपल है कि अगर हम कोई ब्लड सेल को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस कर रहे हैं जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशन 0.9% से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो सेल से बाहर आने लगेगा, ठीक है। ये कहां पर होता है, तो तुमको देखो एक एप्लीकेशन तुम और समझ सकते हो। ये होता है जब तुम लोग गौर करोगे जो अचार होता है ना, अचार जब हम लोग बनाते हैं पिकल्स, तो पिकल्स जब बनाते हैं तो तुम लोग गौर करना कि जब हम उसमें नमक वगैरह बाहर से लगा देते हैं, समझे, सेल है और सेल के ऊपर क्या करते हो, नमक वगैरह लगा दिए, क्या होता है, सेल पानी छोड़ने लगता है। देखा है ना, मतलब अचार देखना, आम का जो अचार है वो पानी छोड़ने लगता है। काहे छोड़ा, क्योंकि ये बना रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बना रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो उससे, देख भाई सब का सब खाते भले चले हम लोग, लेकिन खा तो सब सेल ही रहे ना। तुम अगर नॉर्मल देखो तो वो अचार है, पर दुनिया में जो भी कुछ बना हुआ है, जो जीवित चीज था, प्लांट और एनिमल जीवित चीज थे, ये क्या होते हैं, तो ये सेल से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में जब हम लोग अचार की बात कर रहे थे, तो अचार में कैसा स्थिति बन रहा है, तो ये स्थिति बन रहा है हाइपरटोनिक का। क्या बन रहा है, हाइपरटोनिक का। हाइपोटोनिक की स्थिति कहाँ बनती है, हाइपोटोनिक की स्थिति कहाँ, मतलब ये बनता है, ये बनता है वहां जगह पर जहां पर सेल बहुत ज्यादा सूखा हुआ है। जैसे तुम लोग गौर करो कि आमतौर पे हम लोग, जैसे सब्जी है हल्का सा सूख गया है ना, गाजर है हल्का सूख गया है,
हम लोग क्या करते हैं, अगर उसके ऊपर में कंटिन्यू पानी हम लोग छिड़कते रहते हैं, तुम देखना वो फ्रेश महसूस होता है। उसके अंदर क्या वही सिचुएशन है कि इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर वाला कम हो गया। हम अगर जैसे ही फ्लूइड बाहर से उसके अंदर में देखेंगे तो जो फ्लो है वो इनसाइड हो जाएगा। तो इतनी तरह का सॉल्यूशन होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ब्लड का, जिसमें फ्लूइड कहीं भी फ्लो नहीं करता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर में फ्लूइड कहीं पर भी फ्लो नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम बना रहता है, ठीक है। आइसो मतलब इक्विलिब्रियम। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक का मतलब हो गया कि बाहर निकल के सेफ फ्लूइड आ जाएगा। हाइपर हो गए तो बाहर निकल के आ जाएगा, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, फ्लूइड अंदर आएगा सेफ का। तो आइसोटोनिक में फ्लूइड कहीं नहीं जाएगा, हाइपरटोनिक में फ्लूइड बाहर आ जाएगा, और हाइपरटोनिक में फ्लूइड अंदर आ जाएगा। तो ये तीन टर्म को अच्छे से कनेक्ट करके याद रखो, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के डेट में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम लोग कर भी रहे हैं और कई कर भी कर रहे हैं। महंगा पड़ता है लेकिन कर रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, तो पहले रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो तुमको अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस है क्या, तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है, सिंपल, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो इसके अंदर में हम लोग को जानते हैं कि दो चीज होता है। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्यूशन, और एक होता है सॉल्वेंट, है ना। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसा, और बीच में प्लेस करेंगे एक मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है कि जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसका फ्लो ये साइड से ये साइड हो रहा है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा है कि ऑस्मोसिस में जनरली क्या होता है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, वो सॉल्यूशन साइड फ्लो करता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड फ्लो करता है। इस चीज को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। हमको पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में जनरली क्या होता है कि ये एक सिंपल सा प्रेशर है ना, जो हम कौन सा साइड से लगाते हैं, सॉल्यूशन साइड से लगाते हैं, क्या करने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए। फिर से समझो, हम क्या लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाते हैं, फ्लो को रोकने के लिए। किधर लगाएंगे, सॉल्यूशन साइड से लगाएंगे, है ना। तीन सवाल मन में पूछो जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हो। पहला कि ऑस्मोटिक प्रेशर काहे लगाएंगे, पहला सवाल। उसका जवाब क्या है, फ्लो को रोकना है। किसके फ्लो को रोकना है, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना है। तो किधर साइड से लगाएंगे, सॉल्यूशन साइड से लगाएंगे। सॉल्वेंट रोकना है तो तुमको बैक में जाना पड़ेगा, और इधर से सॉल्यूशन, ये जो फ्लो है उसको रोकने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमको रिवर्स जब ऑस्मोसिस जब करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में कि जब हम प्रेशर, जब हमारा अप्लाइड प्रेशर क्या हो, ग्रेटर देन हो ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब अगर हम सॉल्यूशन साइड से जो प्रेशर लगा रहे थे वो प्रेशर बढ़ा दें और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर हम अगर एक्सर्ट करने लगे, तो तुम देखोगे कि अब ये जो फ्लो है, जो पहले किधर से किधर हो रहा था, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन हो रहा था, और अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें और ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दें, तो ये जो फ्लो है ये फ्लो रिवर्स कर जाएगा। ये फ्लो क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या है कि व्हेन, इसको जो समझे उसको यहाँ पे लिख लेंगे, व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन osmotic pressure applied, then flow of molecule
is from solution to solvent side. This is called रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या लिखा हुआ है? तो जब भी प्रेशर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाते हैं तो जो मॉलिक्यूल का फ्लो है वो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में होने लगता है। ये क्या कहलाता है? हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन कहाँ है? तो एप्लीकेशन समझने के लिए ये कहाँ यूज होता है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर तुमको जैसे कि हम बताए थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ना? क्यों? इसका एप्लीकेशन भी है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है ना, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखो इंडस्ट्री में इसका जो इस्तेमाल है हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। इसके लिए करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इसका जो इस्तेमाल है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। अब वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कैसे करते हैं? कैसे हम वाटर प्यूरिफाई करेंगे? ठीक है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जनरली तुम देखो इस तरह का हम लोग बनाते हैं। ये एक ऐसा सेटअप हमारा रहता है। ये यहाँ पर तुम्हारा पिस्टन रहेगा और यहाँ पे हमारा रहता है, देखो ये एक लाइनम बनाना है जो सेमी परमेंट मेटल रहेगा। यहाँ पर ये हो गया एसपीएम और यहाँ पर हम लोग को अब देखो ये साइड क्या रहेगा? तो ये साइड रहेगा तुम्हारा सॉल्ट वाटर और ये साइड क्या रहेगा? ये साइड हमारा रहेगा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ये कहां से बन रहा है? फ्रेश वाटर। तो जो फ्रेश वाटर हमारा बन रहा है वो सॉल्ट वाटर से बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं? ये एसपीएम है। प्रेशर किधर साइड कहां से लगाओगे? प्रेशर तुमको लगाना है ये पिस्टन से। कहां से लगाना है प्रेशर? पिस्टन से। तो जैसे ऐसे करके उसको दबाना है ना? तो जब ऐसे दबाओगे तो क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, है ना? और तुमको पता है ये याद करो ये 11th का कनेक्शन है टॉपिक का। जब प्रेशर लगा रहे हो तो तुमको बोलेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर है, और हाइड्रोलिक प्रेशर जब कह रहे तो कहाँ चले जाओगे? पास्कल्स के नियम पे चले जाओगे। कहाँ चले जाओगे? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है कि कोई भी फ्लूइड में चाहे तुम कहीं से भी प्रेशर लगाओ वो प्रेशर इक्वली पूरे जगह में बट जाता है। मतलब प्रेशर तुमको जहां से लगाने लगा दो उसका इफेक्ट बराबर पूरे फ्लूइड में जाता है। तो हम यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। कितना होना चाहिए? प्रेशर जो होना चाहिए हमारा यहाँ पिस्टन से क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा। और प्रेशर कितना होना चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। अगर बराबर रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा। तो प्रेशर तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि प्रेशर जब लगेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मजबूर करेंगे कि भाई तुम एसपीएम के पार जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस तरह से अब ये इधर से इधर आने की कोशिश करेगा, यानी फ्लो हमारा ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे। और तुमको पता है एसपीएम का क्या खासियत होता है? एसपीएम का खासियत है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उसी को अलाउ करता है कि भैया आप हमसे पास कीजिए, और बाकी को अलाउ नहीं करता है। आई बात समझ? तो एसपीएम से क्या पास हो सकता है? पानी, ओनली वाटर, है ना? पानी के अलावा कुछ भी पार होना लगभग इम्पॉसिबल है ना? तो ये इस तरह से तुम गौर करो कि इधर साइड सॉल्ट वाटर, इधर साइड खाली वाटर। खाली वाटर माने फ्रेश वाटर। हो गया प्यूरिफिकेशन। तो ये एक सिंपल सा और कॉन्सेप्ट है, बट एप्लीकेशन बड़ा ब्रॉड होता है इसका। इससे हम देखो अब तो खैर बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बट ये जो तुमको बता रहे ये बहुत ही पुराना है ना? आज का ये प्यूरिफिकेशन मेथड नहीं है, और अब तो फिर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चला गया। तो बढ़िया बढ़िया मशीन हम लोग ले आए हैं, लेकिन पहले जो है वाटर प्यूरिफिकेशन इसी मेथड से हुआ करता था। आज भी इसका एप्लीकेशन
रॉ फॉर्म पे तो नहीं बोल सकते, बट अप्लाइड फॉर्म पे आज भी हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट वही है, बट हम तरीका बदल दिए, है ना, क्या बदल दिए, तरीका, बट कोर कॉन्सेप्ट वही है, बेस में वही काम कर रहा है। तो हमको बस ध्यान रखना है कि ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब देखो यही टॉपिक के साथ हम लोग का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ने को तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं बचा है ना। और क्या क्या पढ़ लिए तुमको मालूम है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट किए, देन हम लोग कहाँ गए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देन कहाँ गए, ऑस्मोटिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 गए। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तुमको हम बताएं, क्या क्या बताएं, उसमें तुमको बताएंगे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है, एंड देन तुमको हम बताएं उसका एप्लीकेशन क्या है, और अब तुमको हम बता चुके हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर दिए। अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ करने को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के बाद, है ना, ये देखो थियोरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग को क्या कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल, है ना। बिना न्यूमेरिकल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अधूरा है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इंटेक्स से, है ना। इंटेक्स, तो इंटेक्स में हमारा जो है वो क्या क्या क्वेश्चन है, टोटल इसमें 4 सवाल है, एक एक करके एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है ना। 4 प्रॉपर्टी पढ़े और उस पर कितने सवाल करोगे, 4 सवाल करोगे, क्लियर है। चलो तो पहला क्वेश्चन तुम देखो, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1.9, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 1.9 क्या गिवन है, बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर बोल रहा है ना। न्यूमेरिकल बनाने से पहले तुमको कुछ फॉर्मूला हम डिस्कस कर देते हैं ताकि हम लोग उसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। एक फॉर्मूला तुम ध्यान रखो, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला P1 डिग्री माइनस P1 अपॉन P1 डिग्री इक्वल W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई W1। ये पहला फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला जो तुम लोग यूज करोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, ये तुम यूज करोगे डेल TB इक्वल KB मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई W2 डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई W1। देखो ये जो W1 है वो यहाँ पर किलोग्राम में रहेगा, इसमें रहेगा किलोग्राम में, ग्राम में रहेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेल TF, है ना। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये तुम्हारा फ्रीज ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का KF मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1। दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ B और F का है, बाकी सारे का सारा चीज सेम टू सेम है, ठीक है। और लास्ट जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे वो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे नंबर 4 पाई मल्टीप्लाई V इक्वल्स टू W RT डिवाइडेड बाई W2 RT डिवाइडेड बाई M2, ठीक है। बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर ये तुमको 4 फॉर्मूला पता है ना, तो मोटा मोटा यही हम लोग यूज करेंगे। पढ़े चाहे तुम लोग जितना भी, फॉर्मूला तुमको यही याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, और रट जाओ जितने ज्यादा रट सकते हो, क्लियर है। 4 फॉर्मूला रट गए तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब बाकी बेसिक है वो हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अब तुम लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। तो प्योर का दिया हुआ, तो प्योर मतलब डिग्री में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिग्री। ये वाला फॉर्मूला हम देखेंगे, यूज करना है इसको। तो P1 डिग्री हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 23.8 mmHg, है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं, 50 ग्राम ऑफ यूरिया, है ना, इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो 50 ग्राम यूरिया, यूरिया माने सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब W2 कितना दिया हुआ है
50 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। याद रखना 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कितने ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है? 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो इतने ग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व किया जा रहा है। हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉरिंग। हमसे क्या पूछा हुआ है? P1 का वैल्यू पूछा हुआ है कि वाटर का जो है वो वेपर प्रेशर क्या है, ये हमसे पूछा हुआ है। और सेकंड हमसे पूछा हुआ है रिलेटिव लॉरिंग। रिलेटिव लॉरिंग मतलब क्या हो गया? रिलेटिव लॉरिंग का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव लॉरिंग का मतलब हो गया ये वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये वाला रिलेटिव लॉरिंग क्या होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें तुमको टेंशन नहीं लेना है। पहले तो वही इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, जो तुमको दिख रहा होगा। लेकिन इसके लिए हमको चाहिए M1 और M2। क्या चाहिए? M1 और M2। ये दोनों का ही जुगाड़ इसके अंदर में किया हुआ है तुम्हारा। तुम गौर करो कि पहला बात बोला है यूरिया का, तो जो M2 है ना, इसमें हम लिख रहे हैं यूरिया, यानी ये सॉल्यूट है। यूरिया का सूत्र देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है NH2CO NH2। N का मतलब हो गया 14, H2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, O ये C मतलब 12, O मतलब 16 और 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर 14 2 16 और इधर से भी जोड़ो 14 2 16, 16 16 32, 16 3 48, 48 2 50, 50 10 60। कितना हो गया? 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आ जाओ M1 के अंदर। M1 तो भैया हमारा सिंपल है वाटर। वाटर का सूत्र क्या होता है? ये सिंपल हो गया, मॉलिक्यूल वाटर है तो सिंपल सा है ना, 18 ग्राम पर मोल। तैयार हो गया हमारा सब कुछ। तो हम लिखेंगे सिंस P1 डिग्री माइनस P1 बटे P1 डिग्री इज इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज तुम लोग यहाँ पर देखो, हम लोग ना ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है, यूरिया डाला है ना। क्यों ना हम लोग पीछे में जाकर के इसको सिंपली लिख ले। यहाँ देखो, ज्यादा माथा नहीं लगाना, लेकिन इसके लिए फिर हम लोग को लफड़ा क्या लगेगा? हम लोग को लफड़ा लगेगा नहीं, लफड़ा कुछ नहीं हो जाएगा। देखो हमको P1 निकालना है ना, हम रॉल्स लॉ यूज करेंगे, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या निकालेंगे? रॉल्स लॉ निकालेंगे। रॉल्स लॉ से P1 जो निकलेगा वो तुमको पता है कि ये x1 मल्टीप्लाई P1 डिग्री होता है। बस खाली काम तुम लोग मोल फ्रैक्शन निकालो। क्या निकालो? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको चाहिए N1 और N2। तो N1 हमारे पास कितना है? N1 हमारे पास है 18। गिवन वेट हो गया हमारा 850 बटा मोलर वेट। मोलर वेट 18। इसको भाग लगाएंगे और इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे N2, है ना। N2 कितना हो जाएगा? 50। N2 हमारा हो जाएगा गिवन वेट मतलब 50 बटा मोलर वेट। मोलर वेट यानी कि 60। ये 0 0 काट देंगे, क्या बचा? 5 बटा 6, और इसका हम लोग को देखना पड़ेगा। तो 850 बटा 18। तो अगर 850 बटा 18 हम करते क्या आ रहा है? तो ये हमारा आ रहा है 850 डिवाइडेड बाई 18। ये लगभग आ रहा है हमारे 47.22 और 5 बटा 6 करेंगे, 5 डिवाइड 6, तो ये लगभग आएगा 0.83 आएगा। क्लियर है? और यहाँ से तुम जो है वो x1 निकालो। तो x1 क्या होता है? 1 का मोल यानी 47.22 बाई टोटल मोल, तो उसको जोड़ दो, 3 2 5 है ना, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, ये हो जाएगा 48, है ना। तो 47 डिवाइडेड बाय 47.22 डिवाइडेड बाई 48.05, ये 0.98 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.98
98 47 48 है ना, 19-20 का फर्क है, तो 0.98 लगभग तुम्हारा आएगा। और ये तुम देखो सिंपली कर लो, 0.98 डिवाइडेड मल्टीप्लाई P1 डिग्री 23.8, क्लियर है। तो 23.8 हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई 23.8, जो कि 23.324 आएगा mmHg। कहाँ है, 8 से 324 हो गया, 80 था यहाँ पे समझो तो, है ना, थोड़ा कम हुआ है, यही छोटा सा कम होता है। तो ये P1 हमारा निकल गया, पहला आंसर हमारा डन। ठीक है, 23.324 ये हमारा फर्स्ट आंसर हमारा इंडेक्स का डन हो गया। 1.9, हाँ ठीक है, 23.324, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, क्लियर है यहाँ तक, 23.324। तो ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर। इसके बाद हमको क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है इसका रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग सिंपल है, रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या है, P1 डिग्री माइनस P1 बटा P1 डिग्री, ये है ना। तो निकाल लो, P1 डिग्री क्या था, P1 डिग्री तुम्हारा था 23.8 माइनस P1 क्या था 23.324 बाई में P1 डिग्री 23.8, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो भी आएगा ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग आएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बनाना है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। नोट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला, बोला कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये टीबी डिग्री हो गया है ना, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन हम लोग केल्विन में करेंगे, तो इसमें हम ऐड करते हैं, है ना, इसमें ऐड कर दो 273.15, ठीक है। तो 5 3 8 6 1 7 9 3 12 1 2 8 में 1 9 7 16 17 7 में 1 2 और 1 3 372.78 केल्विन। ये हमारा क्या आ गया, टीबी डिग्री। ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री सेल्सियस के अंदर में, केल्विन के अंदर में। पूछा हुआ है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, how much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius। पूछा हुआ है कि कितना सुक्रोज हम वाटर में ऐड करें, पूछे कितना सुक्रोज ऐड करें, मतलब क्या पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं W2, क्या पूछ रहे हैं W2, तुमसे W2 यानी कि कितना सुक्रोज ऐड करें, ये सवाल पूछ रहे हैं। और आगे क्या बोलते हैं, टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ऑफ वाटर मतलब W1 दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम। क्या करना है यहाँ पे 500 ग्राम का, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 273.15 जोड़ेंगे तो 373.1515 हो जाएगा। अब फॉर्मूला डेल टीबी हमको निकालना है, तो डेल टीबी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टीबी हमारा दिया हुआ इतना और जो टीबी डिग्री दिया हुआ इतना, दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो डेल टीबी निकल जाएगा कितना 0.37 केल्विन। तो ये इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और इसको फॉर्मूले में यूज करना है, डेल टी बराबर केवी मल्टीप्लाई W2 बटे W2 गुना M1। अब बताओ केवी का मान कितना है, केवी का मान 1.013 बार है और बैठाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.013 बार। ये क्वेश्चन में नहीं है, ये पीछे से एग्जांपल देके देखना है ना। W2 कितना है, W2 हमको ये निकालना है बटे M2 कितना है, M2 हम लोग का 342 है और W1 कितना है, W1 हमारा 1/2 है, 2 ऊपर ले लेंगे, यहाँ से लिखो 1, ऊपर लिखो 2, तो स्टार्ट दो इसको, तो 2 एकम 2 7 1 177 हो गया। अब इसको यहाँ से भाग लगा दो, तो इतना बटा इतना करेंगे, है ना। ओ डेल टी का वैल्यू यूज नहीं किया ना, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, तो डेल टी कितना हमारा, डेल टी हमारा है 0.37 इक्वल टू, ठीक है,
हमारा हो गया 1.013 मल्टीप्लाई W2 बटे 171। ठीक है, तो 0.37 मल्टीप्लाई 171 बटा 1.013 वाला कितना हो गया W2। ठीक है, ये वाला वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारा W2 का मान निकल आएगा। कैलकुलेटर में, ठीक है, चलो नोट कर लीजिए।